अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले महीने बांग्लादेश में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुली थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। मुल्क भर में स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की हुकूमत ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया है। इन वायलेंट क्लेशेस में अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे, आइए समझते हैं इस सारी सिचुएशन को। इस प्रोटेस्ट के पीछे एक बिल्कुल सीधा रीजन है, रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनके कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके हिसाब से 56% नौकरियां बांग्लादेश की पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के। इसका मतलब सिर्फ 44% ही ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरियां मिल सकती हैं। यहां पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए पहले थोड़ी बांग्लादेश की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। आजादी मिलने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था। इस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी। मेजॉरिटी लोग वहां पर बंगाली थे, मतलब 10% से भी कम लोग थे जो उर्दू स्पीकिंग थे, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू जबान को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान तक। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, मुल्क के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये इस सेंचुरी का। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया ईस्ट पाकिस्तान को रिलीफ प्रोवाइड करने में। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए अवामी लीग पार्टी को, जिसे शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। इस इलेक्शन का रिजल्ट ये होना था कि अवामी लीग दोनों वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान पर हुकूमत करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। इस दौर के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाया गया और रिस्पांस में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की प्रोटेस्ट के थ्रू। इसी दौरान वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़ी भारी स्केल पर जुल्म किया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जीनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रिफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गई इस वजह से। इसी के बाद ही था कि 1971 की लिबरेशन बांग्लादेश वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद की और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। ईस्ट पाकिस्तान जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशंस में रेलिवेंट है इस कोटा सिस्टम की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है इन लोगों के लिए जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं। इन नंबर्स को ऐड अप करोगे तो ये टोटल 56% रिजर्वेशन बनती हैं, लेकिन मेजोरिटी 56% में से 30% फ्रीडम फाइटर का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट फहीम फरूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं। इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशंस को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाएं। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर वाली रिजर्वेशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी, आजादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विस ने इस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों को रिस्क में डाला और जो लोग लड़े अपने मुल्क की आजादी के लिए, इन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाएं। नोट करने वाली बात यह है कि ये चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए।
2010 में फिर कहा गया कि इनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर दी इयर्स, लेकिन इन दी एंड ये हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक जा पहुंची। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। बांग्लादेश में एक बीपीएससी का एग्जाम है, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं बांग्लादेश में। काफी ज्यादा खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश जनरल स्टूडेंट राइट्स कन्वर्सेशन काउंसिल ने रिफॉर्म्स की डिमांड की थी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विस से। इस दौर में भी क्लैशेस देखने को मिले थे इन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की हुकूमत ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए कोटा सिस्टम हटा दिया जाए। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ, और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कोटा बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन मिले, और वैसे भी इसका कोई सेंस नहीं बनता। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि वो लड़े थे अपने मुल्क की आजादी के लिए, लेकिन इनकी अगली जनरेशंस तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी इल्जामात लगे हैं। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं? हुकूमत ने जिम्मेदारी खुद उठाई कि हुकूमत डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग और वजीर आजम रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने लड़ाई की थी बांग्लादेश की आजादी के लिए। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को इनडायरेक्टली ज्यादा फायदा दे रहा है। फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है, इन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्शंस को हुकूमत ने रिजॉल्व नहीं किया। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुकते। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुड़ जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी की भी स्टेटमेंट आती है कि हुकूमत डिमॉन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश स्टूडेंट लीग के दरमियान भी क्लैशेस देखने को मिले हैं, क्योंकि स्टूडेंट विंग है अवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। हुकूमत के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि हुकूमत प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं होने देंगे। हुकूमत प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की फॉर्मेशन भी करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि हुकूमत कोटास में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप है स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी हुकूमत की इंटेंशंस पर डाउट करता है। इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज तक नहीं बोला इन मर्डर्स पर जो इनकी पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आए हैं और बातों को ट्विस्ट करके कहती है कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स मिलेंगे? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं रजाकार को लेकर। आखिर क्या है ये रजाकार? रजाकार एक पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब होता है हेल्पर या वॉलंटियर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार बाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार बाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे जुल्म को इनकरेज किया और इसमें हिस्सेदार बने। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत बनी तो इन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने और सजा देने के लिए।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकारों को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से 26,000 को हुकूमत ने माफ कर दिया और बाकियों को सजा दी गई, या तो जेल में डालकर, या इनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार बाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पॉइंट यहाँ पर आप समझ सकते हो, बांग्लादेश में रजाकार का मतलब गद्दार, एंटी नेशनल, गैर मुहिब वतन। और अगर कोई हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या इन्हें गैर मुहिब वतन कहना कोई सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है कि हुकूमत को पसंद नहीं आया कि वह हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं तो इन्हें गद्दार करार दे दिया जाए। लेकिन सच बात तो ये है, जैसे अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड अबे ने लिखा था, अ पैट्रियट मस्ट बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। एक सच्चा मुहिबुल वतन अपनी हुकूमत से भी अपने मुल्क को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में सिर्फ एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनामिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए कि हुकूमत सही काम कर रही है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर हुकूमत के खिलाफ भी खड़ी हो। वजीर आजम शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जाम्पल है स्ट्रॉ मैन पॉलिसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे के आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और इसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो इस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिल रही है, तो इसका मतलब ये कैसे होगा कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब शेख हसीना की हुकूमत ने खुद 2018 में इस रिजर्वेशन को हटाया था, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? प्रोटेस्टर्स की डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड लोगों का जो कोटा है इसे 2% कर दिया जाए, तो टोटल 7% रिजर्वेशन ही हुई। होना भी यही चाहिए। यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनकी रिजर्वेशन के खिलाफ, ये सिर्फ एक सिम्टम है। असल बीमारी जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फराद हुसैन ने पार्लियामेंट को फरवरी में बताया कि 5 लाख से ज्यादा जॉब्स वैकेंट थी इनकी कंट्री में। अगर इनको फिलअप भी किया जाए तो भी काफी नहीं होंगी। बांग्लादेश ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का डाटा बताता है कि 18 से 19 लाख यंग लोग जॉब मार्केट को हर साल ज्वाइन करते हैं। 17 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 2/3 है, यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ में लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बांग्लादेश में इकोनॉमी की भी हालत काफी खराब है। कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल लो हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा है, 9% पर। लोगों का खर्चा बढ़ रहा है और नौकरियां नहीं हैं। तो रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना तो पहला स्टेप है। लॉन्ग टर्म अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो हुकूमत को यहाँ पर फोकस करना होगा जॉब्स क्रिएट करने पर। इसी से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।